गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स की आज की क्लास में हम प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स एंड देयर एप्लीकेशंस अर्थात न्यून तापों का उत्पादन तथा उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह हमारे द्वारा जो डेली रूटीन में देखा गया या महसूस किया गया सबसे कम टेम्परेचर है। यही बात है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक यही समझा जाता था कि बर्फ़ का टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, मतलब कि बर्फ़ को सबसे ठंडी वस्तु समझा जाता था। और उसी के जो तापमान उसी का तापमान का यूज़ किया गया किसमें, ताप पैमाने का शून्यांक लेने में, मतलब उसका जो लोवेस्ट रेफरेंस पॉइंट था जहाँ से टेम्परेचर को हम रीड करते हैं, जिसको रेफरेंस माना जाता है, तो उसे बर्फ़ के टेम्परेचर को ही वहाँ पर शून्यांक माना गया। उसके बाद जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि क्या यही सबसे कम टेम्परेचर है, क्या इसके नीचे हम कम टेम्परेचर पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। फ़ारेनहाइट ने सर्वप्रथम बर्फ़ और नमक को मिश्रित किया और शो किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ में अगर नमक मिला दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर, जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। इसी तरह से गैसों के बॉयल और चार्ल्स के नियम, जो बॉयल्स लॉ था और चार्ल्स लॉ था, उन नियमों के सिद्धांत के रूप में यह पाया गया कि बर्फ़ के गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट से 273 डिग्री कम ताप तक पहुंचा जा सकता है। इस न्यूनतम सीमांत ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, जो कि 0 केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। ये जो परम शून्य ताप होता है, इसे हम 0 केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर नहीं है, इससे 273 डिग्री कम ताप तक भी पहुंचा जा सकता है। और अब तो ये बात है कि नेगेटिव, मतलब कि 0 केल्विन से, मतलब 0 केल्विन तक तो अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं किसी किसी भी मेथड से, लेकिन 0 केल्विन के अप्रोक्सीमेट काफ़ी ऐसे पदार्थ हैं या मिश्रण हैं जिनका तापमान प्रयोगों के बेसिस पे, प्रयोगों द्वारा 0 केल्विन के अप्रोक्सीमेट पहुंचा जा चुका है। तो यही हम सब इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे लोअर टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ विधियों की हम बात कर रहे हैं जिनसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप को प्राप्त किया जा सकता है। इनमें पहली है मिश्रण विधि के द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड। जैसे कि हमने बात करी कि बर्फ़ में अगर नमक मिला दिया जाए और ये जो मिक्सचर बनेगा, इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो यह मिश्रण विधि के द्वारा शीतलन हो गया। सेकंड है द्रवों के वाष्पन के द्वारा शीतलन, कि अगर लिक्विड फॉर्म में अगर मटेरियल है और उस मटेरियल का प्रेशर कम कर दिया जाए, तो जो पदार्थ का इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, उस वाष्पन में द्रव की खुद की एनर्जी खर्च होगी, और द्रव की एनर्जी जब खर्च होगी वाष्पन क्रिया में, बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, तो यह एनर्जी द्रव खुद अपने अंदर से ही उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए द्रव की एनर्जी कम होने से उसका तापमान रिड्यूस हो जाएगा, तो कूलिंग होगी। इसी तरह से संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन हो गया कि गैसों का कंप्रेस्ड किया जाए और बाहर से कोई भी किसी भी तरह से हीट का एक्सचेंज जो है वो ज़ीरो होगा, नहीं होगा। तो जो गैसेस होंगी वो खुद अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगी एक्सपैंड होने के लिए, कंप्रेस्ड होने के लिए। तो कंप्रेशन के लिए जब खुद की एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो खुद की एनर्जी खर्च करने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में कमी आएगी। इसी तरह से जूल थॉम्सन प्रसार के द्वारा शीतलन।
जूल थॉमसन ने एक पर्टिकुलर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सेटअप ऐसा तैयार किया कि अगर उस सेटअप से गैसेस को गुजारा जाता है उस सेटअप के अंदर से, तो गैसेस जब प्रसारित होती है दूसरे सिरे पर तो उनका तापमान कम होता हुआ मिलता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे, इसको अच्छे डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं कि कुछ केसों का मोस्टली केसों का शीतलन होता है, लेकिन कुछ केसों का तापन भी होता है, मतलब कुछ केसों का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ भी हमें मिलेगा। और इसी तरह से रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है इसमें शीतलन के लिए, तो जब एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन किया जाता है तो उससे क्या होती है, कूलिंग होती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको हम स्टेप वन बाय वन इसमें स्टडी करेंगे। अब देखिए कि फर्स्ट हम कर रहे हैं मिश्रण विधि के द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। एक बात हमें यहाँ ध्यान रखने की है कि न्यून तापमान तक पहुँचने की हमें नीड क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर हमें न्यून ताप की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें पदार्थ जो लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में मटेरियल है, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसके हमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कि वो ठंडा हो। तो अचानक से कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी वर्किंग होती हैं, मशीनरी होती हैं जहाँ पर उनका टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, उसे कूलिंग करनी होती है। तो कूलिंग करने के लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे मिश्रण का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारे उस लिक्विड का रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हम पहुँच सके। ओके, तो देखिए इसी तरह से जैसे अतिचालकता, अतिचालकता इसका विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि अतिचालकता कब उत्पन्न होती है, जब तापमान, अतिचालकता क्या होती है, अतिचालकता कुछ पदार्थ या कुछ तत्व या कुछ तत्वों से बने मिश्रण अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और क्या होती है अतिचालकता, जब उन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर तापमान ऐसा आएगा उनके लिए जिसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं, टीसी। उस टीसी के नीचे जैसे ही पदार्थ जाता है, उसका तापमान टीसी से नीचे जाएगा, वैसे ही उसकी चालकता एब्रप्टली बढ़ जाएगी, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और उसकी प्रतिरोधकता बिल्कुल टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। तो ये जो चालक पदार्थ, मतलब चालकता से भी ऊपर है, ये इनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। तो ये जो अति चालकता का गुण होता है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है। ये जो टीसी होता है, क्रांतिक ताप, ये बहुत ही कम होता है। तो इस टीसी के नीचे पहुंचने पर ही वे पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। टीसी के ऊपर जो क्रांतिक ताप होता है, उसके ऊपर पदार्थ नॉर्मल अवस्था में रहता है, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो सुपर कंडक्टर है। उसकी सुपर कंडक्टिविटी हमेशा टीसी के नीचे जाने पर पता चलेगी। तो इसलिए इन सुपर कंडक्टर्स के लिए न्यून तापों पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें कुछ मेथड्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम न्यून तापों को ऑब्टेन कर सकें। तो फर्स्ट देखिए इसमें मिश्रण विधि के द्वारा शीतलन। बर्फ में कुछ प्रकार के लवण मिलाने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, क्योंकि जब किसी विशेष लवण को ऊष्मारोधी पात्र में रखी बर्फ में डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने के लिए कुछ ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो जब उस मिश्रण को, लवण को बर्फ में डाला गया, तो बर्फ जो है धीरे धीरे एनवायरनमेंट के संपर्क में जब आती है तो मेल्ट होती है। तो लेकिन हमने ये माना है कि ऊष्मारोधी पात्र में रखी है, बर्फ किस में रखी है, ऊष्मारोधी। तो एनवायरनमेंट से तो बर्फ का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो बर्फ जो है जब मिश्रण के संपर्क में आएगी, अब तो मिश्रण से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी उससे लेगी। और जब एनर्जी लेगी तो बर्फ के जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, लूज होने लगेंगे, और सॉलिड फॉर्म में जो आइस है वो लिक्विड वाटर में चेंज होगी। तो यहाँ जो एनर्जी है उसने किससे ली है, लवण से ली है, और लवण का तापमान क्या होगा, फलस्वरूप कम होने लगेगा। तो हम ओवरऑल कहेंगे कि सिंस वो जो सॉल्ट हमने डाला है, जो मिश्रण हमने डाला है, वो बर्फ में मिक्स हो चुका है, तो ये जो मिक्सचर होगा ओवरऑल
इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगेगा। और वह न्यूनतम तापमान जिसे लवण के मिलाने पर प्राप्त किया जा सकता है उसे गलन क्रांतिक ताप कहते हैं, यूटैक्टिक टेम्परेचर कहते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि 100 ग्राम मिश्रण में लवण की मात्रा इतनी मिलाई गई। जैसे कि KCl एक लवण है, इसका टोटल बर्फ के साथ टोटल मिश्रण बना 100 ग्राम, तो इसमें 19.7 ग्राम KCl मिलाया गया। इस KCl के मिलाने से गलन क्रांतिक ताप मिनिमम हम कहाँ तक पहुँच पाए, -11.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी तरह से 100 ग्राम मिश्रण में जो टोटल मिश्रण बना, टोटल उसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम, तो लेकिन उस 100 ग्राम में NH4Cl कितना है, 18.6 ग्राम्स। 18.6 ग्राम NH4Cl मिलाया हमने और 100 ग्राम का मिश्रण बनाया, तो इसकी वजह से गलन क्रांतिक ताप कितना मिला हमें, -15.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर हम कितना पहुंच पाए, -15.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें जब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया 31.5 ग्राम क्वांटिटी में, तो यहाँ हम -65 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर तक टेम्परेचर को लोअर कर पाए। तो ये जो विधि है ये है मिश्रण विधि द्वारा शीतलन। तो यहाँ पर सेकंड देखते हैं हम, समानीत दाब पर द्रवों के वाष्पन के द्वारा शीतलन। देखिए इसमें कि जब किसी द्रव की सरफेस पर हम प्रेशर को कम कर देते हैं, दाब को घटा देते हैं, तो उसमें वाष्पन और अधिक शीघ्रता से होता है। क्योंकि देखिए दाब घटा देते हैं तो प्रेशर कम कर दिया। अब प्रेशर कम कर दिया तो जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स, वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, वो फ्री हैं एनवायरनमेंट में जाने के लिए। तो उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो इजीली टूटेगी और वो गैशियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और वो इवेपोरेशन हो जाएगा। दाब घटाकर सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर भी उबलने की प्रक्रिया संभव है। तो जब दाब कम कर दिया जाता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट करके सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। जब प्रेशर कम किया जाता है तो मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है और कम तापमान पर ही पदार्थ जो है बॉईल होना शुरू हो जाता है। इस वाष्पन क्रिया में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब प्रेशर कम कर दिया हमने, प्रेशर कम कर दिया, अब वाष्पन जो होगा वो कहाँ से एनर्जी लेगा। वाष्पन के लिए बॉन्ड तो टूटने पड़ेंगे। लिक्विड के जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसके बॉन्ड जब लूज होंगे या टूटेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अलग अलग पार्टिकल्स निकलेंगे। तो उन पार्टिकल्स को फ्री होने के लिए, वो बॉन्डिंग खत्म होने के लिए वो पदार्थ से ही ऊष्मा ग्रहण करेगा, पदार्थ से ही ऊष्मा ग्रहण करेगा और वो जो ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा होगी। मतलब कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जब पदार्थ एक ही अवस्था में रहता है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब पदार्थ का टेम्परेचर, पदार्थ को हीट दी जाती है लेकिन पदार्थ का टेम्परेचर सेम बना हुआ है। पदार्थ एक ही टेम्परेचर पे रहते हुए जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट करता है तो वो जो ऊष्मा पदार्थ को दी गई दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो पदार्थ जो है इस कंडीशन में क्या करता है, गुप्त ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। पदार्थ का टेम्परेचर एक ही बना हुआ है, हमें नहीं पता कि, लेकिन पदार्थ जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट हो जाएगा क्योंकि तापमान सेम बना हुआ है। हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन होता है। तो देखिए इस कारण से क्या होगा, अगर पदार्थ जो है वो खुद में से ही ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पदार्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस विधि का उपयोग करके कीसम ने सन 1932 में द्रव हीलियम पर दाब की मात्रा 0.0036 मिलीमीटर पारे का स्तंभ तक, हाइड्रोजन लेवल तक कितना कम किया था, 0.0036 मिलीमीटर। और इससे उन्होंने कितना कूलिंग किया, 0.726 केल्विन तक वो पहुंच पाए थे। इसी तरह हीलियम 3 को अत्यधिक न्यून दाब पर उबाला और उबालने पर 0.4 केल्विन ताप तक पहुंचा जा सकता है। अब देखिए जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसका एक एग्जाम्पल है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है। कि इसमें क्या होता है,
द्रव प्रशीतक होते हैं जैसे कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रेओन्स। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड फ्रेओन। तो यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, इनको प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं, एक वाष्पित्र में डाला जाता है, एक अलग से इनकी जगह होती है वाष्पित्र जिसे कहेंगे, वेपोराइजर। उसमें इनका इवेपोरेशन चलता रहता है। अब इवेपोरेशन के लिए ये क्या करेंगे, कहाँ से ऊष्मा ग्रहण करेंगे? तो ये जो हम कंटेंट, जो भी मटेरियल हम फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हैं, ये उस कंटेंट से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, उस कंटेंट से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। तो वो जो कंटेंट है वो तो कूल हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, और इनको ऊष्मा मिल जाती है। जब ऊष्मा मिलती है तो इनका इवेपोराइजेशन होता है। इवेपोराइजेशन होने से क्या होता है, इनको निम्न दाब पर उत्पन्न जो वाष्प है उसको एक पंप के द्वारा कंप्रेशर में भेज दिया जाता है। कंप्रेशर से क्या होता है, फिर ये उच्च दाब पर, कंप्रेशर से उच्च दाब पर इनको एग्जिट किया जाता है। देन इनको कंडेंसर में लिक्विडिफाई किया जाता है, अगेन कंडेंसर में डाला जाता है। कंडेंस्ड होने में क्या होता है कि इनका टेम्परेचर एकदम से, जो गैशियस फॉर्म में थी हाई प्रेशर पे, इनका टेम्परेचर एकदम लो किया जाता है, जिससे कंडेंस्ड हो जाती हैं। कंडेंसर का मतलब ये हुआ, अगेन कंडेंस्ड होगी अचानक से, जब इनका टेम्परेचर लो करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में, अगेन लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। लिक्विड स्टेट वाले ये जो रेफ्रिजरेंट है, अगेन इसको वेपराइजर में पहुंचाया जाता है। अगेन ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पर कम दाब पर प्रेशर को कम करके लिक्विड को इवेपराइज किया जाता है, उससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी को हम कूलिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जूल थॉमसन एक्सपांशन और उसकी पूरी मेथोडोलॉजी देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।